तो बच्चों एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का राजनीति शास्त्र का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका हम लोग इस वीडियो में अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न दोनों का इस वीडियो में हम लोग आंसर जानेंगे, बहुत ही अच्छे से जानेंगे, ठीक ना, डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो पर क्लिक ही कर दें तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक सभी कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर आप लोग लिखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था एक पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय सत्ता एक केंद्र सरकार और उन विभिन्न राज्यों अथवा इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजित एवं वितरित रहती है, जिन्हें मिलाकर संघ बनाता है, बनता है। तो ये देखिए हो जाएगा पहला का उत्तर। आप लोग नोट करते जाइएगा, छोटा छोटा आंसर लेके आए ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है। इसका उत्तर लिखेगा कि एकात्मक शासन में सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। एक एकात्मक राज्य में संपूर्ण देश का शासन की सारी शक्ति केंद्र जो है सरकार के पास सिमटी होती है ना। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है जितना भी शक्ति है सरकार के पास, देश के पास, वो सारा जो है किसके पास रहता है, सरकार के पास रहती है जमा, ठीक ना। चलिए अब देखिए अगला तीसरा देखिए क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। केंद्र सरकार या इकाइयों की सरकारें संविधान से ऊपर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया। सर्वोच्च जो न्यायालय है उसको संविधान का रक्षक बनाया गया, यानी कि सबसे बड़ा अगर उच्च न्यायालय है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय को ही हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा जो न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक ना। और उसको जो है संविधान का रक्षक बनाया गया। तो यहाँ से देखिए 10वीं के एग्जाम में जब आप मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे पूछा जाता है बाबू, ऑब्जेक्टिव बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसका रक्षक बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय जो किसका रक्षक है, तो ऑप्शन में 4 गो में रहेगा तो वहाँ पे संविधान एक चीज में रहेगा, कोई भी ऑप्शन में ABCD में से कोई भी, तो आप जो है मारिएगा किसको, संविधान। तो अगर आप सब्जेक्टिव को याद करते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट होते जाता है। और अगर सभी सब्जेक्ट का आंसर आप जानना चाहते हैं तो बाल स्टडी पे सभी सब्जेक्ट का आंसर जो है आपको डाला हुआ है, ठीक ना। और जो बचा हुआ वो डाल देंगे। तो आपको अगर ये सभी का चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी डालें ना तो सबके सब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और सबसे बड़ी बात बाबू कि अगर आपको ये सभी का अगर आपको क्लास करना है ना तो आपको क्लास जो है डिजिटल बोर्ड पे जो है पढ़ाया जाता है। अब जो है डिजिटल बोर्ड पे अब जो है आपका क्लास चलता है। तो डिजिटल बोर्ड पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यानी कि अब आपका क्लास जो है बहुत अच्छे से होता है, प्रैक्टिकल के साथ होता है, आपको फिगर दिखा दिखा के आपको पढ़ाया जाता है A to Z, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, हर एक चीज़ में जो आपको, और SST पे पढ़ाया जाता है, यानी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट वगैरह सब चेक कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी समाज की स्थापना करके जनता के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है, ठीक ना। अब देखिए अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पंचायती राज्य संस्थाओं में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है, ठीक ना। 1% जब आरक्षित कर दिया जाता है ना महिलाओं के लिए, तो जो महिला जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेता है, ठीक ना। तो इसलिए बोला गया है कि महिलाओं की भागीदारी जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं बाबू, तो 22 सूची है, याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली के लिए किस समिति को अनुशंसा की थी। तो ये हो जाएगा देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब कब बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि 1956 में बना था। इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था, तो फजल अली थे, फजल अली, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसका देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। तो लघुत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग चाहे तो इसको शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता तथा एक भिन्न विशेषता का उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत और बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था की एक मिलती जुलता विशेषता यह है कि दोनों देशों में आंतरिक विविधता से उत्पन्न खतरों से बचने के लिए संघ सरकार इकाई सम्मिलित कर दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया। भारत तथा बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था को
एक विभिन्न विशेषता यह है कि जहां भारत में केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, वहीं बेल्जियम में प्रांतीय या राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है ना। अब जैसे यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि भारत की संघीय राज्य व्यवस्था और बेल्जियम से कैसा, मतलब बेल्जियम का और भारत में तुलना किया गया। तो देखिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र उसको बोलते हैं, केंद्र सरकार उसको बोलते हैं जो पूरा भारत पे राज करता है। तो कौन करता है? मोदी जी करते हैं, है ना। तो मोदी जी के पास ज़्यादा पावर है। लेकिन हम लोग राज्य सरकार किसको बोलते हैं? तो कोई राज्य के मुख्यमंत्री, जैसे बिहार के हो गया नीतीश कुमार हो गया, है ना। तो नीतीश कुमार के पास ज़्यादा शक्ति है या फिर नरेंद्र मोदी के पास? तो आप लोग अवश्य बोलिएगा कि क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी के पास। लेकिन बेल्जियम में इस तरह का नहीं है। बेल्जियम में जो है केंद्र सरकार के पास कम शक्ति है और राज्य सरकार के पास ज़्यादा है। यही हमसे पूछ रहा था, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए दूसरा है, तो आप लोग जो है बाबू इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। क्या बोल रहा है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप जो है इसका जो आंसर जो है यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। चलिए, अभी तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, ठीक ना। संविधान में स्पष्ट रूप से भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, संघ घोषित किया गया। उसके बाद दूसरा है कि संघीय व्यवस्था में प्रायः दोहरी नागरिकता होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संघीय व्यवस्था रहते हुए भी भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। देखिए, संघीय व्यवस्था है भारत में भी, लेकिन यहाँ कौन सी है? यहाँ एकहरी नागरिकता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दोहरी है, तो वहाँ पे क्या है? दूसरा दोहरी नागरिकता है। चलिए, अब अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करते हुए जो है भारत में एकात्मक शासन के दो लक्षण भी बताना है। तो आप जो है इसको देखिए लिख लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से जो जितना आपको यहाँ तक लिखा हुआ है आप लिख लीजिएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर से लिखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि इसमें क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। ऐसा करने पर ही देश की एकता सुरक्षित रहती है, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, केंद्र को ही शक्तिशाली बनाया गया भारत में, ठीक ना। चलिए, ये था देखिए इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका देखिए अति लघु उत्तरीय लघु कर लिया। इसका अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो है सभी सब्जेक्ट का जो है आंसर डाला जाता है। तो आप अगर सभी सब्जेक्ट का आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।